लखनऊ में पुलिस कस्टडी में पिटाई से हुई मोहित पांडे की मौत के मामले में अब नया चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान तो हैं, लेकिन मौत का कारण नहीं साफ होने के कारण विसरा सुरक्षित किया गया है। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सिंगर ने चिन्हट कोतवाली के इंस्पेक्टर अश्वनी चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया है। पूरे प्रकरण पर सबसे ताजा अपडेट्स क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मोहित पांडे, लखनऊ पुलिस कस्टडी में मरा वो शख्स जिसके लिए अब हंगामा बरपा है, जिसकी मौत पर उसके घर वाले चीख चीख कर रो रहे हैं और उनके पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। और इस बार घेरे में है उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में रखे गए एक शख्स की मौत हो गई, जिसके चलते लखनऊ में हंगामा बरपा है। पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि शांति भंग की आशंका में एक युवक को पकड़ा गया, लेकिन लॉकअप में उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस तो यहां तक दावा कर रही है, जब उसे इलाज के लिए ले जाया गया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन मोहित के परिजनों का कहना है कि एक लोकल नेता के कहने पर पुलिस ने रात भर मोहित के लॉकअप में पिटाई की और आखिर में उसे मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि बच्चों के झगड़े में मोहित पांडे और उसके भाई शोभाराम को पुलिस थाने में ले आई। पुलिस की तरफ से तबीयत बिगड़ने की थ्योरी से अलग मोहित के घर वाले अलग आरोप लगा रहे हैं। मोहित के चाचा का आरोप है कि उनके भतीजे को पुलिस चौकी में ही मार डाली। दोषियों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाए, सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए तथा इसके बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा, वो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन कोई सुने नहीं आया, कोई विधायक जी लिख के ले गए, भगवान जाने क्या करें क्या नहीं करेंगे। पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मृतक के परिजनों के लिए न्याय की मांग की। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की कथित तौर पर हुई मौत की घटना पर परिवार एवं लोगों में रोष व आक्रोश व्याप्त होना स्वाभाविक है। ये घटना अति निंदनीय है। सरकार पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए प्रभावी कदम उठाए। मोहित के भाई का कहना है कि पुलिस ने लॉकअप पे जमकर पिटाई की, जिसकी वजह से उसके भाई की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन पूरा जिम्मेदार है। दरवाजा नहीं खोला गया, पानी नहीं दिया गया, जो मौत हुई है वो लॉकअप में हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पोस्ट शेयर कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अखिलेश ने लिखा, यूपी की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस हिरासत में मौत का दूसरा समाचार मिला। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब पुलिस हिरासत का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं। बहरहाल मोहित पांडे का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और यूपी पुलिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर सरकार लगातार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इस संशोधन के विरोध में भी कई लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस संशोधन में लगातार बदलाव के बीच अब धमकियां देने पर उतर आए हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। जब से वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा उठा है, तब से ही भड़काऊ बयान की होड़ मच गई है। एक के बाद एक बयान वीर सामने आ रहे हैं। कोई लाउडस्पीकर के जरिए वक्फ बिल के कानून बनने से मस्जिद और मज़ारों के छीनने का डर दिखा रहे हैं, तो कोई मस्जिदों के QR कोड के जरिए बिल का विरोध कर रहा है। लेकिन अब एक और भड़काऊ भाईजान आ गए हैं, जो सीधे सीधे धमकी पर उतर आए हैं। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश का मुसलमान जेलों को इस तरीके से भर देगा
कि उनको रखने की जगह नहीं मिलेगी और जान देने की बात कर रहे हैं। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है और हमें हर कीमत पर इसको रोकना चाहिए। हम इस कानून की मुखालफत में किसी की जान लेंगे तो नहीं, ये तो हमारे दीन ने मना किया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वक्त के जरिए मासूम लोगों की जमीन पर दावा करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिल के खिलाफ मौलाना तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। इस लिस्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह का भी नाम शुमार हो गया है। खुदा न खास्ता अगर ये पास हो गया तो ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी मस्जिदें भी, आपके मदरसे भी, आपके मकतब भी, आपकी ईदगाहें भी, आपके कब्रिस्तान भी, आपकी दरगाहें भी, आपके मज़ारात भी, सारी की सारी चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी और उनका बका, उनका तहफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो जाएगा। ऐसे में इस भड़काऊ बयान का विरोध तो होना ही था। साध्वी प्रज्ञा ने मौलाना को जोरदार जवाब दिया है। ये मौलाना हिंदुस्तान में गृह युद्ध कराना चाहते, जेलों में भरने का मतलब क्या है? और कहीं कहीं तो मैंने कई बार देखा है मार काट की बात करते हैं, सड़कों पर उतरने की बात करते हैं। वहीं वक्त की जमीनों पर बढ़ते दावों को लेकर देवकी नंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग करती थी। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड को भी उतनी जमीनें मिलनी चाहिए। इस विरोध के पीछे की मंशा सियासी है और मौलाना उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन वक्त की गलत शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार के कदम आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत अपनी संप्रभुता को लेकर हमेशा से अडिग रहा है और यही वजह है कि भारत की इस अडिगता को देखकर अब चीन ने एलएसी से अपनी सेना को पीछे हटाने का फैसला कर लिया है। यह कैसे संभव हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नए भारत का दम, झुक गया ड्रैगन। भारत का 3 दाव, एलएसी पर खत तनाव। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। एलएसी से आ रही खबरों में इस बात की पुष्टि हो गई है कि पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट से दोनों ही सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं और मिलिट्री की गाड़ियां और भारी भरकम मिलिट्री उपकरण एलएसी से पीछे लाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब यह यकीन पुख्ता हो गया है कि सालों के बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति होगी और भारतीय सैनिक इस बार खुशियों वाली दिवाली मना सकेंगे। डेमचौक के करीब इस वक्त हम यहां पर हैं और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं डेमचौक के बिल्कुल इसके पीछे जहां पर भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां से डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो चुकी है। 25 तारीख से ये शुरुआत यहां पर हुई थी और जिसमें खास बात यह है कि 2024 में देपसांग और डेमचोक ये दोनों ही पॉइंट जहां से इस वक्त लगातार सेनाएं पीछे हट रही हैं, चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी लगातार इसी को लेकर जो सैन्य लेवल की बातचीत है वो एक के बाद एक चल रही थी। कई बड़ी मीटिंग्स हुई और आखिरकार इसका ऐलान किया गया कि दोनों ही देश इस बात पर सहमत हैं कि जो 2020 वाली स्थिति थी वहां पर एक बार फिर से वापस सेनाएं लौटेंगी। भारतीय सेना के सूत्रों की माने तो 28 से 29 अक्टूबर तक दोनों देश पूरी तरह से एलएसी से अपनी सेना हटा लेंगे। दिवाली से पहले देपसांग और डेमचौक में पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं सीमित संख्या में यहां पेट्रोलिंग करेंगी। हालांकि अभी तक भारतीय सेना और चीनी सेना ने पेट्रोलिंग के लिए तय की गई सैनिकों की सटीक संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कमांडर लेवल के अफसरों के बीच पेट्रोलिंग के लिए जवानों की संख्या पर आखिरी फैसला लिया जा चुका है। जाहिर है देपसांग